अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः अश्विन कृष्ण सप्तमी दिनांक 4 नोव्हेंबर 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 10 अत्रेय मैत्रेयमिति शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कोटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयन्नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि परे सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांती शांती शांती. नाही बघितलं बे, असं होऊन गेला असेल आता पण. यतश्च प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति प्रतिकुर्वन् म्रियते. तो ये बड़ा अजीब लॉजिक इस प्रकार का है और ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है कि प्रतिकार करने से साध्य होता है, प्रतिकार करने से मर भी जाता है. अप्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति अप्रतिकुर्वन् म्रियते. और प्रतिकार न करने से भी साध्य होता है, अप्रतिकार प्रतिकार न करने से मर भी जाता है. ततश्चिंत्यते भेषजम अभेषजेन अविशिष्टमिति. और इसलिए इस प्रकार का विचार करते हैं कि भेषज अभेषज से अविशिष्ट इस प्रकार का है, यानी कि औषध और अनौषध में कुछ भी फर्क इस प्रकार का नहीं है. तो ये बड़ा अजीब सवाल मैत्रेय ने पूछा है. और ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि इस प्रकार का सवाल अपने गुरु से कोई भी पूछ सकता था, कोई भी छात्र पूछ सकता था. उसको ऐसा शर्म वगैरह नहीं आती थी, मैं ऐसा कैसा पूछ रहा हूँ वगैरह इस प्रकार की कुछ शर्म नहीं होती थी. और अग्निवेश ने भी इसको किताब में दाखिल किया, टेक्स्ट में दाखिल किया कि इस प्रकार का मैत्रेय ने सवाल पूछा था और उसको अत्रेय ने इस प्रकार का जवाब दिया था. तो ये भी बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि औषध और अनौषध इसमें कुछ फर्क है या नहीं है इस प्रकार से. तो निसंशय फर्क होना ही है. अगर फर्क नहीं है तो औषध क्यों ले. औषध और अनौषध में अगर कुछ भी फर्क नहीं है तो औषध लेने की आवश्यकता ही क्या रहेगी. औषध न ले तो भी ठीक है, अप्रतिक्रुवन सिद्ध्यति ये भी बात हो सकती है इस प्रकार से. और प्रतिकुर्वन भी म्रियते ये भी बात सिद्ध होती है, दिखाई देती है. तो जो सवाल पूछा है वो तो सही है, उसमें के उसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है. तो अभी क्या होता है कि लोगों के मन में आशंकाएं बहुत सारी रहती है. और एलोपैथी की दवा ये दवा है,
ये मेडिसिन है। आयुर्वेद की दवा मेडिसिन है या नहीं है, ये उसके बारे में संभ्रम इस प्रकार का होता है, संदेह इस प्रकार का होता है। और अगर हम एलोपैथी नहीं करेंगे तो हम ट्रीटमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती है उनके मन में। और फिर अगर मरीज बिगड़ता जाता है और मौत होती है, तो लोग कोसने लगते हैं कि तुमने एलोपैथी की ही नहीं, इसलिए ये नौबत आ गई। अगर उस समय में एलोपैथी करते तो ये नौबत नहीं आती इस प्रकार से। दूसरी जगह बहुत मरीज ऐसे भी है कि जनरल एलोपैथी की है और वो बिगड़ते ही गए, मर गए हैं इस प्रकार से। तो फिर वहां पे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो रोग ही ज्यादा सख्त था, गंभीर था, और इसलिए उसकी मौत हो गई। उसमें एलोपैथी का कोई दोष इस प्रकार का नहीं है। अगर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करते हुए मर गए तो ऐसा नहीं मानते कि गंभीर रोग था और कॉम्प्लिकेटेड केस थी इसलिए सिद्धि नहीं हुई। वो आयुर्वेद के शास्त्र में ही उतना दम नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि वो इस प्रकार के रोग को ठीक करे इस प्रकार से। नाही तसं नाही होत. ते कसं होतं, त्यांना फक्त रिपोर्ट आणि एवढंच माहिती असतात आणि ऑन रिपोर्ट त्यांच्याकडनं ते दिसतं की तात्पुरतं बरं झालं, म्हणून त्यांना असं वाटतं हो हे बरं झालं. आता तो ये रिपोर्ट का इसमें एक जरूर संबंध है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दवाई से लोगों रोगियों को अच्छा लगता है, उनको लगता है कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है इस प्रकार से, लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं कि नहीं नहीं, ये बिगड़ा हुआ है और बिगड़ गया है इस प्रकार से। तो फिर संदेह निर्माण हो रहा था होता होता है कि सच में ही ये बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मैं ठीक हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ इस प्रकार से। तो उसमें रिपोर्ट्स में बदल आने के लिए समय देना पड़ता है। और उतना समय रुकने की मरीजों की इच्छा या उनके रिश्तेदारों की इच्छा नहीं रहती, और वो मानते हैं कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा इस प्रकार से, और हमें ये ट्रीटमेंट छोड़ देनी चाहिए। काफी मरीज ऐसे हैं मेरे यहाँ, कैंसर के एडवांस स्टेज में आते हैं इस प्रकार से। दवाइयाँ शुरू करते हैं, दूध पे रखते हैं, 1.5-2 लीटर दूध जाने लगता है, बाकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव इस प्रकार की हो जाती है। और फिर भी रिपोर्ट्स किए जाए, ब्लड मार्कर्स हो या कोई इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह किया जाए, तो उसमें पता चलता है कि नहीं, ये तो बढ़ गया है इस प्रकार से। तो फिर लोग घबरा जाते हैं कि मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन रिपोर्ट में तो सुधार आ नहीं रहा इस प्रकार से, तो उल्टा बिगड़ गया है। तो ये ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट ये बंद कर देनी चाहिए और फिर से एलोपैथी के शरण में जाना चाहिए। ये काफी बार होता है। तो मैं इनको सुझाव देता हूँ कि इम्यूनिटी प्रोग्रेशन और डिसीज प्रोग्रेशन पैरेलली चलते रहते हैं, और जब तक इम्यूनिटी उतनी नहीं बढ़ती कि रोग के ऊपर काबू पाए, तब तक रोग बढ़ता है इस प्रकार का दिखता है। लेकिन इसमें बात यह है कि क्लिनिकली पेशेंट अच्छा रहता है, इसमें रिपोर्ट्स में इस प्रकार का दिखता है। धीरे धीरे रिपोर्ट्स का बढ़ना जो है, प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज, उसकी गति कम हो जाती है, रफ्तार कम हो जाती है। और फिर जितने बड़े पैमाने पर पहले बढ़ रहा था उतना नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ता है फिर भी। फिर एक स्टैग्नेंट पोजीशन आ जाती है कि बढ़ नहीं रहा, वहीं पे सीमित इस प्रकार का हो गया। और फिर रिग्रेशन शुरू होता है, कम होना शुरू हो जाता है, और पूरे तरीके से ठीक भी हो सकते हैं। हमारी जो पहली केस थी 1985 में, कोलेंजियोकार्सिनोमा विद मेटास्टेसिस इन लिवर एंड कोलन, ऑपरेशन के लिए कोशिश की थी, ऑपरेशन इनऑपरेबल है करके छोड़ दी थी। उसमें केवल दूध पे रहने के बाद 6 महीने के बाद वो घूमने फिरने लगे, तब तक बेडिडन ही थे। वो अपने बगीचे में वगैरह इस प्रकार से घूमने फिरने लगे, फिर बाहर जाने लगे इस प्रकार से। 5 बरस के बाद सोनोग्राफी हुई तो उसमें कुछ भी नहीं था, लीजन बिल्कुल नहीं था।
अभी उस समय में मुझे ये अकल नहीं थी कि ये सब स्टोर करके मुझे रखना है इस प्रकार से, पहले वाला रिपोर्ट बाद में वाले रिपोर्ट इस प्रकार का। सोनोग्राफी काफी नई थी उस समय, उस जमाने में। लेकिन ये पूरा ट्यूमर जो है वो डिसॉल्व हो चुका था, ये तो मुझे पक्का मालूम है इस प्रकार से। तो कहा जाता है ये कि रिपोर्ट्स, रिकॉर्डिंग चालू है इसमें। तो ये कहाँ जाते हैं इस प्रकार से देखना चाहिए। तो लय होता रहता है पृथ्वी तत्व का जल तत्व में, जल तत्व का अग्नि तत्व में, और जब अग्नि तत्व में आ जाता है तो ट्यूमर दिखाई नहीं देता इस प्रकार से। तो ये बात पॉसिबल है, जिस तरीके से वो निर्माण हुआ है उसी तरीके से उसका लय होता रहेगा, और कैंसर का ट्यूमर भी इस प्रकार से कम हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए काफी बरस लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो महीने में, 3 महीने में ये तुरंत हम रिपोर्ट करके देखेंगे और कहेंगे "हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, बढ़ गया है" इस प्रकार से। तो लोगों के मन में आशंका ये है कि आयुर्वेद शास्त्र है या नहीं है। ये पहली बड़ी आशंका, सबसे बड़ी आशंका तो यही है। और अगर शास्त्र स्थापित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ कि जैसे एलोपैथी में दिखाते हैं कि ये पहला वाला रिपोर्ट केमोथेरेपी करी, ये रिपोर्ट दूसरा ट्यूमर साइज कम हो गया, रिग्रेशन हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उस प्रकार से हम तुरंत तो नहीं दिखा सकते, कुछ बरसों के बाद दिखा सकते हैं, लेकिन तुरंत तो नहीं दिखा सकते हैं। और यही एक कारण हो जाता है कि हमें लगता है कि दवाइयां काम नहीं कर रही है इस प्रकार की। तो औषध और अनौषध, इसमें फर्क नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता, उसमें तो फर्क होना ही चाहिए। हमारा एक टीएमवी का कर्मचारी था, और हमारे रजिस्ट्रार ने मुझे फोन करके बताया कि थोड़ी अर्जेंसी है तो आप तुरंत उसको एक बार देख ले। तो मैंने कहा ठीक है, क्लिनिक में भेजो। तो पता चला कि एक्यूट ल्यूकेमिया इस प्रकार का है, ब्लास्ट सेल 95% है। और उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो क्लिनिक में दिखाने के लिए आए, वो डिप्रेशन में था, क्योंकि एलोपैथी के ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप 4 लाख भी खर्च करेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, आप मरने ही वाले हैं इस प्रकार से उसके मुंह पे उसको बोल दिया इस प्रकार से। तो वो तो डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं, और फिर आगे देखेंगे कैसा क्या होता है, रिस्पांस कैसा मिलता है, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे। लेकिन जो मैंने दवाई दी, मैंने कहा कि मैं अभी यहाँ से 4 दिन की दवा देता हूँ, वैसे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में 1 रुपया प्रतिदिन, इतने कम दाम पर दवाइयाँ मिलती थी सभी कैंसर के मरीज, क्योंकि हमें ग्रांट होती थी। तो मैंने कहा वहां से दवाइयाँ ले लो, अभी यहाँ से दवाइयाँ लेने की कोई मतलब नहीं है, सभी दवाइयाँ वहां पे उपलब्ध है। तो मैं वहां से दवाइयाँ दे दूंगा इस प्रकार से। लेकिन वो आया ही नहीं वहां पे। और फिर उसके भाई ने इसका प्रोपेगेंडा किया। और ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया था कि केमोथेरेपी का कोई रोल नहीं है, फिर भी उसने चंदा इकट्ठा किया, पूरे स्टाफ से 30,000 रुपए इकट्ठा किया, और फिर एडमिट करके केमोथेरेपी दे दी। अब ये होने के बाद एक 8 दिन में उसकी मौत हो गई। वो मेरे पास आया ही नहीं, ट्रीटमेंट ली ही नहीं इस प्रकार। बाद में टीएमयू में शोक सभा हुई। तो मैंने उसमें बोला शोक सभा में कि इस आदमी ने ट्रीटमेंट ली ही नहीं, वो तो डिप्रेशन में था, लेकिन उसका भाई जिसने ये सब करवाए, 30,000 रुपए इकट्ठा करवाए, जिसका कोई संबंध नहीं था, जिसका कोई रोल नहीं था, वो केवल लोगों को दिखाने के लिए हाँ मैंने भाई के लिए इतना किया, चंदा इकट्ठा किया, उसको केमोथेरेपी दे दी वगैरह वगैरह इस प्रकार से बात बताए। आवाज थोडा वेळासाठी जा रहा है
एक्चुअली मालूम नहीं है, नेट कनेक्टिविटी का ही प्रॉब्लम है। तो समझो अगर मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती तो मैं नहीं कह सकता कि ये बच जाते इस प्रकार से। वॉइस इज क्लियर, ओके। तो लेकिन हमने कोशिश तो की, ये तो हमारे लिए सौभाग्य रहेगा। जिस ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है उस ट्रीटमेंट का नाटक करके क्या हासिल किया इस प्रकार से। अगर हमारी दवाइयों से थोड़ा भी रिलीफ मिल जाता, थोड़ी और आयु मिल जाती तो भी सही था, क्योंकि वो ट्रीटमेंट थी हमारे हिसाब में। और ये तो अभेषज था उनके हिसाब से भी कि नहीं उसका कुछ फायदा नहीं है, फिर भी वो किया। और जो भेषज था वो नहीं किया इस प्रकार से। तो मैंने पूछा कि आप ट्रीटमेंट एंड नो ट्रीटमेंट इसमें कुछ फर्क समझते हैं या नहीं समझते हैं। सम ट्रीटमेंट ये भी अच्छी है इस तरीके से कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। उतना सभी साध्य होगा नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए इस प्रकार से। तो इसके पीछे जो कारण है वो एलोपैथी में विश्वास, वो बताते हुए भी कि इसमें कुछ अब करने लायक नहीं है, फिर भी उसके ऊपर विश्वास। और मैं कोशिश करूंगा यहाँ ये कहने पे मुझ पर अविश्वास कि इसमें इससे क्या होने वाला है, एलोपैथी में कुछ नहीं होने वाला तो इससे क्या होने वाला है इस प्रकार से। और फिर मेरी ट्रीटमेंट को ठुकरा के उसकी ट्रीटमेंट उसने की, और फिर कुछ फायदा इस प्रकार का नहीं हुआ। तो ये मानसिकता बदलना बहुत मुश्किल है, और ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो इसमें ऐसा ही रहेगा कि शास्त्र किसको कहते हैं। अभी जो फिलिप एबी कुछ भी बक रहा था, और आयुर्वेद दवाइयों से टॉक्सिसिटी होते हैं, गुड़ची वगैरह से भी टॉक्सिसिटी होती है वगैरह, हरिद्रा से भी टॉक्सिसिटी होती है, इसका कहना था। और कुछ उसके पास ठोस सबूत नहीं था, लेकिन एक केवल आयुर्वेद की बदनामी करनी है इसलिए कर रहा था। और वो कह रहा था कि ये स्यूडो साइंस है, आयुर्वेदिक स्यूडो साइंस है इस प्रकार से। बाद में हिमालय ड्रग कंपनी ने उस पर मुकदमा चलाया, वो जीत गए, और फिर उसको सोशल मीडिया से आउट कर दिया। तो लेकिन इस प्रकार के छिपे काफी लोग रहेंगे जो स्पष्ट रूप से बोलेंगे नहीं, लेकिन उनमें मन के मन में यही है कि आयुर्वेद शास्त्र नहीं है। मैं मानता हूं कि हम शास्त्र और साइंस इनको अलग रखेंगे। हम आयुर्वेद एक शास्त्र है इतना ही बोलेंगे, और शास्त्र की जो संस्कृत परिभाषा है या उसके जो डेफिनेशंस वगैरह है उसी पर डटे रहेंगे। हम साइंस के बारे में बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि साइंस के एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एलोपैथी के दृष्टि से, आधुनिक विज्ञान के दृष्टि से। वो और हमारी जो चौकट है वो मैच नहीं करेगी। वहाँ रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इस रिप्रोड्यूसिबल होने के लिए सभी भाव जैसे पहले मरीज में है उसी प्रकार से बाकी सभी मरीजों में होने चाहिए। इन्होंने क्या किया है? कुछ भाव इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर दिए कि जिनके ऊपर इनका ड्रग काम करेगा, ड्रग रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा। और फिर उसी को लेकर देखो ये रिप्रोड्यूसिबल है, ये इसलिए साइंस है इस प्रकार से। चांस हैपनिंग और शास्त्र के जरिए फायदा होना, ये अलग अलग बातें इस प्रकार के हैं। यहाँ द्वाजीकरण पर एक सेमिनार हुआ था, और आरडी लेले को बुलाया गया था वैलिडेटरी फंक्शन के लिए। ये करीबन 1982 की बात है। पीएच कुलकर्णी द्वारा आयोजित ये सेमिनार था। मुझे जो उसमें अपेक्षित था वो तो कुछ हुआ नहीं।
कि वाजीकरण का चिकित्सा में कहाँ कहाँ पे अन्य जगह उपयोग होता है, ये मैं देखना चाहता था। वो तो उस प्रकार का किसी ने भी बहस नहीं की। शुक्रक्षय जहाँ पे है वहां वाजीकरण का चिकित्सा के रूप में फल होगा, वैसे वाजीकरण का अपत्य संतान करिए और सेक्स ड्राइव के लिए प्रयोग है, फायदा है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ वही बात नहीं थी। अब जब आरडी लेले ने बात शुरू की, उनका व्याख्यान शुरू किया, तो उन्होंने कहा ये तब सब साइकोलॉजिकल है, जो एलोपैथी का मत है इसके बारे में। वैसे भी हमारे यहाँ संकल्प नक्ररेतश्च वृषाणम या अग्र संग्रह, संकल्प केवल विचार से वाजीकरण हो जाता है। और वाजीकरण वैसे और सेक्स जो है वो फिजिकल एक्टिविटी है, वो केवल मानसिक नहीं है। लेकिन अच्छा संकल्प नहीं होता है किसी के बारे में। ये काफी मुश्किल मामला है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मानस भावों का परिणमन शारीर भावों में होना, ये एक अहम मुद्दा है। कि केवल संकल्प करने से फिजिकल लेवल पर बदलाव आते हैं। और ये सिर्फ वाजीकरण के बारे में नहीं है। तो जो भी संकल्प हम पॉजिटिव निगेटिव करेंगे, जो भी विचार हम पॉजिटिव निगेटिव करेंगे, उसके जरिए होता रहता है। केवल मानसिक कारणों से कैंसर हो जाता है, कैंसर फिजिकल एंटिटी है। स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, बायोप्सी होती है, ट्यूमर दिखाई देता है वगैरह वगैरह। और केवल मानसिक कारण पीछे रहते हैं। अभी एक खेती का कारण सभी में है, लेकिन बाकी जो कारण है उसमें लड़के ने इंटरकास्ट मैरिज किया और इसलिए कैंसर हो गया, इस प्रकार के मरीज मैंने देखे हैं। अब ऐसे हालत में ये मानसिक विचारों का परिवर्तन शारीर भाव में कैसे होता है? हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट नक्ररेतस? ट्राई टू सर्च इन इंटरनेट, देर आर सर्टन मेथड्स अबाउट दिस। और ये काफी प्रचलन पुराने जमाने से चल रहा है। हमने ज्यादा कोशिश नहीं की है कि नक्ररेत पाने की इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विचारों के आधार पर शारीर परिवर्तन हो सकता है इस प्रकार से। और इसलिए हमारे हिसाब में भी मानसिक का रोल बहुत ज्यादा है, वाजीकरण में खास करके इस प्रकार से। शायद हम वाजीकरण दवा ले रहे हैं, इसका भी मानसिक परिणाम हो सकता है, प्लासिबो इफेक्ट मिल सकता है, चाहे उस द्रव्य का कुछ संबंध न हो। लेकिन ग्रंथों में जो वर्णन है उसके मुताबिक बहुत सारे पदार्थ वाजीकरण बताए गए हैं। खाने पीने में भी है, दूध है, घी है, रसोन है, कंदर्प है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। बहुत सारी औषधियां हैं, वनस्पति औषधियां हैं, कपिकच्छु है वगैरह इस प्रकार से। बहुत सारी प्राणीजा इस प्रकार की है, नकर रेत जैसा इस प्रकार का बताया गया है। और खनिज भी है, मकर ध्वज से लेकर बहुत सारे खनिज, सुवर्ण है साक्षात, वाजीकरण इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि फिजिकल द्रव्य भी वाजीकरण हो सकता है, और उन्होंने वो बात ठुकराने की कोशिश की आरडी लेले ने। कि वाजीकरण ऐसी कुछ चीज होती ही नहीं है, ऐसा उनका कहना था। अभी पार्किंसोनिज्म के लिए जो सिंडोपा दवाई बाजार में आई, उसको एफ्रोडिजियाक इफेक्ट है ऐसा एलोपैथी में मान्य हो गया। तब तक ये मानते थे कि एफ्रोडिजियाक कोई होता ही नहीं द्रव्य इस प्रकार से। लेकिन सिंडोपा में एफ्रोडिजियाक एक्टिविटी पाई गई, और कपिकच्छु में सिंडोपा है। तो अंतरकर सर ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और फिर कपिकच्छु का पार्किंसोनिज्म में उन्होंने प्रयोग शुरू किया। लेकिन जितनी मात्रा में हमें सिंडोपा चाहिए, उतनी मात्रा में वो पाने के लिए लड्डू खिलाना पड़ता है।
इसका काफी बड़ी मात्रा में देना पड़ता है। कंदर्प यानी कि प्याज, ओनियन, इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने आगे खोज करके HP 200 करके झंडू की एक टैबलेट बाजार में लाई। वो शायद आज भी प्रचलन में होगी, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन पार्किंसोनिज्म के लिए वो डोज कितना चाहिए, 6 घंटे में ये सिंडोपा की लेवल कितनी कम हो जाती है, और फिर उसके लिए कितना देना जरूरी है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार का पूरा मॉडर्न साइंस के हिसाब से उन्होंने संशोधन किया था। लेकिन इसके पीछे कपी कच्चू में सिंडोपा है, इसलिए कपी कच्चू का प्रयोग करना है, ये बात इस प्रकार की थी। फिर भी अगर हम मानते हैं कि कपी कच्चू एफ्रोडिजियक है, वाजीकरण है, तो द्रव्य से भी वाजीकरण होता है। तो इनका जो कहना था कि द्रव्य का वाजीकरण होता ही नहीं है, केवल मानसिक स्तर पर ही होता है, ये तो झूठा था। फिर वो उतर आए, उस समय नानल सर की ट्रीटमेंट आक्टे सर को चल रही थी, और वो काफी मुद्दा प्रचलन में था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी सुना कि एक किसी वैद्य को एक ल्यूकेमिया में अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, इस प्रकार से। तो इसमें एक चांस हैपनिंग इस प्रकार की बात होती है। और किसी व्यक्ति को लगता है कि वो गुरुवार के दिन अमुक नक्षत्र होने पर या अमुक तिथि होने पर रेस कोर्स में पैसा लगाता है, तो उसको ये प्राप्त हो जाता है, जैकपॉट मिल जाता है, इस प्रकार से। अगर उस प्रकार से होता है तो उसमें कुछ सोचने की बात है, लेकिन होता नहीं है। वो चांस ओपनिंग हो गया, किसी गुरुवार को कुछ नक्षत्र पर, किसी तिथि पर उसको जैकपॉट लग गया। तो ये रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, तभी हम उसको साइंस कहेंगे, वगैरह, इस प्रकार का उनका कहना था। तो ये तो बड़ी अजीब बात थी। और ये सर भापू नानल सर के बारे में उन्होंने ये बात छिड़ी थी, इस प्रकार से। और भापू नानल जाने माने उत्तम चिकित्सक है, थे आयुर्वेद के। तो उन पर इस प्रकार से आरोप लगाना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला था। फिर वो उतर आए केला और दूध कॉम्बिनेशन पर। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि केला और दूध इकट्ठा करके खाना उचित नहीं है, इस प्रकार से। तो बोले आसान है, केला दूध खाना आरंभ करो, अगर तकलीफ होती है तो छोड़ दो, अगर तकलीफ नहीं होती तो खाते रहो, इस प्रकार से। तो हित और सात्म्य इसमें गलत है। केला और दूध लेना हित नहीं है, किसी को साथ में हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ किसी को तकलीफ नहीं हुई उसकी, तो विरुद्धम विततम भवेत, ये भी बातें होती है उसमें। और उसके जरिए उसको तकलीफ नहीं हो रही है, तो ये नहीं हो सकता कि वो अहित नहीं है, वो अहित है ही। तो मेरे मन में आया था कि मैं तुम्हें हर रोज नाली का पानी लेकर ला कर देता हूँ, पीते रहो, जब तक कुछ तकलीफ नहीं होती तब तक नाली का पानी पीते रहो, तकलीफ होती है तो छोड़ दो, इस प्रकार से। ऐसा कहने लायक है ये। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की मैत्रेय मति काफी प्रचलन में है। मुख्य परिणाम दिसतात तुम्हाला समोर की नालीचं पाणी घाणलेलं आहे. हाँ दृश्य परिणाम तुम्हाला समोर दिसताय की हाँ नालीचं पाणी घाणलेलं आहे. हाँ हा काही चाललंय तिथे. हाँ। हे कसं आहे, ते अदृश्य परिणाम आहे. म्हणजे तुम्हाला वर्ण दिसायला तर खूप छान दिसतंय. हो ठीक आहे ना, पण माझं म्हणणं, तुम्हाला मग त्रास होतोय का नाही होतोय यावर ठरवायचं, असं जर असेल. लगेच पण होत नाही ना. नाही लगेच नाही हो, ठीक है ना, जेव्हा होईल तेव्हा बंद करा। बात काय वैसे देखो, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, बिल्कुल अस्वच्छ वातावरण इस प्रकार का रहता है, फिर भी होने वाली बीमारियां काफी कम है। ये जो बंबई में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, धारावी, वहाँ कोविड-19 का स्प्रेड हुआ, और फिर भी उसको कंट्रोल किया गया। ये बहुत बड़ी हासिलियत है कि ये कामयाबी बहुत बड़ी है, इस प्रकार से। तो
वहां पे रहते हैं तो रोग होगा ही ऐसा मानकर नहीं चलते हैं। और बड़े प्रासाद में रहते हैं, आरओ का पानी पीते हैं तो रोग होगा नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। आरओ का पानी पी के भी रोग होते हैं, और उस झोपड़पट्टी में रह के भी रोग नहीं होते हैं। ये दोनों सामने हैं हमारे इस प्रकार से। पण नाही असं काय आहे, त्याच्यावर ॲलोपॅथीची काही पुस्तकं पब्लिश केतात आणि त्या मुलीच्या राज्याची वाचली आहेत की अत्यंत बेकार अवस्थेत असलेलं रुग्णालय, पण तिथे इन्फेक्शन लोकांना कमीत कमी होतात आणि ती मुळात ती झोपडपट्टीतली आणि अशी लोक असतील त्यांना तर फारच कमी होतात कारण ते यूज टू आहे. त्याला रोग उसमें उसमें ऐसा है, जैसे इस आत्मिक का विचार है वैसे वहाँ इम्यूनिटी का विचार है। वैसे भी मेरा मंतव्य है कि कोविड-19 पर हमने जो विजय पाई वो कम्युनिटी इम्यूनिटी के जरिए, सामूहिक प्रतिकार शक्ति के जरिए पाई है। धारावी में रहने वाले लोगों को इतने सारे जंतुओं का सामना करना पड़ता है कि उनकी बॉडी उसके लिए इम्यून हो जाती है और इसलिए दुष्परिणाम नहीं होते। अब यही बात अगर हम हमारे बच्चों को बाहर खेलने कूदने के लिए ले नहीं लेके जाएंगे, अरे अरे नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा उससे बचना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो जब एक्सपोज हो जाते हैं तो बीमार पड़ेंगे ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। तो इम्यूनिटी की कंसेप्ट एक अलग है और उसमें काफी विचार शामिल है, केवल किसी एक विचार को लेकर आगे नहीं पड़ेगा। सात्विक का अर्थ है यहाँ शायद तुरंत विकार न उत्पन्न होना होगा, लेकिन कुछ काल में पश्चात निश्चित अ, नुकसानदायक होता है, जैसे विषकन्या अल्पायु होती है। व्यायाम करने वालों को या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको वो केला दूध हमेशा लेते हैं। तो व्यायाम स्निग्ध दीप्ताग्नि भयस्त बलशालिनाम विरोध्यपेन पीड़ाए सात्म्य बल पंचभोजनम। ये सूत्र है इसके लिए कि विरुद्धम विततम भवेत, इनमें विरुद्ध जो है वितत हो इस प्रकार का हो जाता है। तो लेकिन ये मतलब नहीं कि विरुद्ध अहित है, अहित नहीं है। विरुद्ध अहित है उसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। बहुत सारे सैनिक हमें मिलते हैं कि जब वो सर्विस में रहते हैं 35 बरस तक, तो बहुत ही व्यायाम किया जाता है, 4-4 घंटे व्यायाम किया जाता है, अच्छी तरीके से बहुत गुरु खाना खाते हैं, क्योंकि वो उतने उनके लिए आवश्यक ही होता है। और जब रिटायर हो जाते हैं तो खाना उतना कम नहीं होता, व्यायाम भी कम हो जाता है, व्यायाम बंद हो जाता है और खाना चालू रहता है। तो दुष्परिणाम दिखते हैं, क्योंकि जो उसके विरोध में उसका प्रतिकार करने वाला जो व्यायाम था वो चला गया। अगर व्यायाम चालू रखते हैं, वितत वितात का क्या है, वितात कहाँ पे आए हैं, वितथ 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 वितात नहीं वितथ, वितथ है यानी कि व्यर्थ इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी भावों को हम अच्छी तरीके से देखें, उसके विपरीत तो कुछ भाव चल रहे हैं क्या ये भी देखें, और फिर उसका परिणाम होने वाला है नहीं होने वाला है इसके बारे में सोचना है। तो ये उनका कहना गलत ही था इस प्रकार से, और ये वैलिडिक्टरी सेशन में हुआ कि आगे उसका कुछ प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। वैसे बाद में बहुत बरसों के बाद मैं महाबलेश्वर में इनको मिला, आरडी लेले को, कैंसर की कॉन्फ्रेंस थी सरदेश मुक्त द्वारा आयोजित, उसमें मैं भी स्पीकर था वो भी स्पीकर थे इस प्रकार से। उस समय में उनकी उम्र 75 से ऊपर थी। और फिर उन्होंने बात छेड़ी कि वुमन जो है वो स्टमक वॉश है इस प्रकार से। तो मैंने कहा नहीं सिर्फ स्टमक वॉश नहीं है, हमारे यहाँ दोष शाखा या मर्मास्थि संधि से कोष्ठ में आते हैं और उनको बाहर निकाले जाता है। तो एक केवल स्टमक को क्लीन करना है ऐसा नहीं है, दूसरे जगह से दोष वहां पे आते हैं और उनको बाहर निकाला जाता है। तो उन्होंने कहा मुझे उदाहरण बताओ। तो मैंने कहा कि अगर हाथ पे कुछ कुष्ठ वगैरह ऐसा है, स्किन डिसीज है, हमने वो मन दे दिया और ये कम हो गया, तो शांत हो गया, ये दिखाई देता है, हमने देखे हैं इस प्रकार से मरीज।
तो बोले इसका एनाटॉमिकल कनेक्शन कहाँ है, तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ से दोष पेट में आते हैं इस प्रकार से, मुझे एनाटॉमिकल कनेक्शन दिखाओ। तो मैंने कहा एनाटॉमी हमारी नहीं है, आपका एनाटॉमी है, एलोपैथी की है। हमारे यहाँ कोष्ठ दोष की गति बताई गई है, कोष्ठ शाखा गति इस प्रकार से, तो उस गति के अनुसार ये कोष्ठ में आ जाते हैं और बाहर निकाले जाते हैं। तो बहुत संतप्त हो गए जब मैंने कहा कि एनाटॉमी हमारी नहीं है, एनाटॉमी आपकी है, और आपको इसका उत्तर ढूंढना है, मुझे क्यों ढूंढना है, हमारे हिसाब में तो होता है इस प्रकार से। अगर आप दिलचस्पी याद रखते तो नहीं हैं आता जानने होगा। का। यही तो आप लोग की प्रॉब्लम होती है, छोटा सा काम को आप बना देती हैं तो लंबा। क्या बताएं, कुछ कहने का भी नहीं है। यहाँ पे लिखो। चलिए, झेलना है, मौसम बदल रहा है तो आप तो झेलती ही मौसम। अंजना मैडम, आपका फोन आप करिए। तो एनाटॉमी से सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे दृष्टि से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसलिए एनाटॉमी के बहस में आकर हम मूर्खता करेंगे, क्योंकि पक्वाशय गतास्तत्र नाड्योमूत्र वहास्तु यहाँ, ये जो ऋषि मुनि कहते हैं, सुश्रुताचार्य कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि अरे ये तो अंधविश्वास का मामला है, एनाटॉमी के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, सूक्ष्मत्वान् नोपलभ्यन्ते मुखान्यासाम सहस्रशः, ये जो बात उन्होंने कही है एनाटॉमी के स्तर पर सिद्ध नहीं हो सकती। और फिर इस हालत में हम एनाटॉमी को सही और सुश्रुताचार्य को गलत मानेंगे इस प्रकार से। तो अगर हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं कि हाँ पक्वाशय में इस प्रकार से डायरेक्ट बस्ती का पूरण होता है पक्वाशय से, तो हमारे हिसाब में पचन का सबसे ज्यादा महत्व है। अन्न स्रोतस उदक स्रोतस का महत्व है, और फिर जो द्रवकीट निर्माण होता है उसका परिणमन मूत्र में होकर वो बस्ती से वहां से निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हमें हमारे वचनों पर विश्वास होना चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि वमन दे दिया, विसर्प है, कुष्ठ है और ठीक हो गया मरीज, ये तो दिखाई देता है, ऐसा तो नहीं। एनाटॉमिकल कनेक्शन कहाँ दिखाएंगे हम, नहीं पॉसिबल है एनाटॉमिकल कनेक्शन दिखाना इस प्रकार का, और दिख तो रहा है। वैसे मैंने उनको कहा कि चाइनीज में ये जो शक्ति प्रवाह है वो खंडित होते हैं, और आक्यूपंक्चर करने से वो ठीक होते हैं। कहाँ दिखाई देता है एनाटॉमी में कि शक्ति प्रवाह इस प्रकार का है? तो बोले नहीं नहीं वो एक अलग मामला है, उन्होंने विषय टाल दिया। एनाटॉमी के स्तर पर ही हमें सब समझता है, ये तो मूर्खता है इस प्रकार से। और इसलिए ये मिसलीडिंग भी है, हमारे दृष्टि से ये मिसलीडिंग भी इस प्रकार की है। तो आत्रेय ने जवाब देना शुरू कर दिया, मिथ्या चिंत्यते इति आत्रेय, कि आप गलत सोच रहे हैं इस प्रकार से। किं कारणम, यही आतुराः षोडश गुण समुदितेन अनेन भेषजेन उपपद्यमानाः म्रियन्ते इति उक्तम तद अनुपपन्नम। कि जो रोगी षोडश गुण समुदित इस प्रकार के भेषज से उनको सहायता मिल रही है वो भी मरते हैं, ऐसा जो कहा वो योग्य नहीं है। नहीं भेषज साध्यानाम व्याधिनाम भेषजम अकारणम भवति। भेषज साध्य अगर व्याधि है तो उसके लिए भेषज कारण नहीं होता, ऐसी बात नहीं होती है वो। कारण होता ही है इस प्रकार से। तो जहां भेषज की आवश्यकता है वहां भेषज देना ही है। अब भेषज यानी कि कोई द्रव्य, औषधि द्रव्य, ये बात मन से निकाल देना। आश्वासन ये भी भेषज है, समुपदेशन ये भी भेषज है इस प्रकार से, और आशीर्वाद देना ये भी भेषज है, प्रणिपात स्वस्थ्यन गमन वगैरह ये भी भेषज है। तो जिससे रोग ठीक होता है वो भेषज है इस प्रकार से। तो एक अजीब किस्सा सुना था इनके बारे में, अंतरकर सर के बारे में। तो एक छोटा लड़का था 8-9 बरस का। कुछ तकलीफें थी,
तो वो उससे बात कर रहे थे, उसका थोड़ा पीठ पर हाथ रखा, सर पर हाथ रखा, उसको पूछा वगैरह इस प्रकार से। और फिर रजिस्ट्रार को कह दिया कि कृमि है तो कृमि की दवाइयां दे दो, इस प्रकार कृमि कोठार वगैरह इस प्रकार। वहां कोई इंटर्न था। तो उसने भी पीठ पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा उस बच्चे की। तो अंतर करने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप? तो बोले नहीं, ये हाथ लगाने से कृमि का कैसा पता चल गया आपको? तो अंतर कर बड़े जोर से हंस पड़े। क्या संबंध है इसका, कुछ ये बच्चा है इसलिए मैंने किया इस प्रकार से। कृमि का निदान तो मैंने उसके लक्षण वगैरह के आधार पर कर दिया इस प्रकार। तो बहुत सारे छात्र क्लिनिक में वैद्यों के पास रहने की कोशिश करते हैं। जब वैद्य परीक्षा करते रहते हैं उनके गुरु, तो ये देखते रहते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमें नाड़ी परीक्षा की, उदर परीक्षण किया वगैरह वगैरह इस प्रकार। वो खुद तो नहीं करते हैं, एक दो मरीज में कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ज्यादा तो नहीं होता है इस प्रकार का। और फिर जो भी दवाइयां लिखी गई है, जो भी निदान किया गया है इस पर के आधार पर, उस नतीजे पर वो वैद्य कैसे पहुंचे ये तो पता नहीं लगता। क्योंकि गुरु का जैसा अध्ययन है, गुरु का जैसा अनुभव है, उतना अनुभव उतना ज्ञान होने के बाद ही गुरु किस प्रकार से सोच रहे हैं, ये बात ध्यान में आती है। तो कुछ छात्रों का ऐसा कहना था कि हमें वहां कुछ नहीं पता चलता, हम जब पुड़िया बांधते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये दवा क्यों डाली इसमें, इस प्रकार से कुछ क्या विचार होगा इसके पीछे। और फिर केस पेपर को देखते हैं, और शायद ये कारण है कि इसके लिए ये दवा दे दी गई है इस प्रकार से। तो उन्हें ज्यादा अच्छा समझता है, जो वैद्यों के नजदीक होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता इस प्रकार। और सबसे अहम मुद्दा है कि वैद्य का जितना अध्ययन है उस उतना अध्ययन या उससे भी ज्यादा अध्ययन छात्र का होना चाहिए। अगर छात्र मूल ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ कंठस्थीकरण इस प्रकार का नहीं है, संस्कृत अच्छा नहीं है, तो ऐसे हालात में गुरु क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो कैसे सोच पाएंगे? नहीं होता है। फिर होता क्या है कि गुरु ने ये दवा दी थी, ये मालूम है, कभी किसी के बारे में मैं भी दे देता हूँ इस प्रकार से। रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो फिर सोचने लगते हैं क्यों हुआ इस प्रकार का। उस समय में तो उसको रिजल्ट मिल गए थे, मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं? फिर जितास्तता को बता देते हैं क्या, तो सर के पास की दवाई है ना, तो वो बहुत अच्छी रहती है इस प्रकार से, उनका हाथ लग जाता है तो अच्छा परिणाम आता है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो अच्छा छात्र निर्माण होना, अच्छा वैद्य निर्माण होना, ये आसान प्रोसेस नहीं है। अनुभव तो आपको बरसों से ही प्राप्त होगा, वो तो आसान नहीं है, और उसके लिए समय बिताना है। लेकिन अध्ययन तो आप कर सकते हैं। तो निरंतर अध्ययन अगर करते रहेंगे तो गुरु उस जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से हम सोच पाएंगे इस प्रकार से। लेकिन जब तक ये बात नहीं होती है तब तक काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हम गुरु जैसा बनना चाहते हैं तो अध्ययन के लिए दूसरा कोई चारा नहीं, अध्ययन के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है, हमें अध्ययन में लगे रहना इस प्रकार का चाहिए। और तभी हम उन जैसा विचार कर पाएंगे। कोलटकर सर का एक अजीब कहना था थोड़ा सा, कि किसी एक वैद्य के पास तब तक सीखो जब तक किसी नए मरीज के बारे में तुम्हारे और वैद्य के जो विचार है वो एक जैसे नहीं होते। नए मरीज में वैद्य अलग तरीके से सोचता है कि क्या करना है, कैसे करना है इस प्रकार से।
तो उसमें निदान क्या होगा, उसमें चिकित्सा क्या होगी, ये सोचने की कोशिश करो तुम्हारे ज्ञान और अनुभव के आधार पर। और जब ऐसा होगा कि जैसे वैद्य ने विचार किया, गुरु ने विचार किया, उसी प्रकार के विचार तुम कर पाए, अरे हाँ ये मेरे हिसाब में डायग्नोसिस है, ये भाव ध्यान में रखने हैं, ये चिकित्सा में हो सकता है, ये पंचकर्म सुझाव देंगे, ये कुछ दवा दे देंगे, इस प्रकार से। और वो अगर 80% तक भी ठीक आता है, बराबर आता है, क्योंकि वैद्य कोलटकर जैसे वैद्य किस बार मरीज के बारे में कब क्या सोचेंगे, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि उनका अध्ययन चलता रहता था निरंतर। इस प्रकार से नए नए विचार आते रहते थे, नए नए अनुभवों की जोड़ हो जाती थी। तो ये काफी मुश्किल मामला है सभी वैद्यों के लिए, उनके छात्रों के लिए, इस प्रकार से। लेकिन 80% तक भी अगर होता है साध्य, तो भी ठीक है। तो सर का कहना था फिर अब दूसरे किसी वैद्य के पास जाओ, उनकी जो ट्रेडिशन है वो सीखने की कोशिश करो, और उसमें जो खासियत है वो सीखने की कोशिश करो। और सर ने मुझे काफी वैद्यों के पास भेजा। मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे मणिमद शास्त्री जोशी के पास भेजा, फिर भाग्यवड़ीकर शास्त्री के पास भेजा, लेकिन वहां हो नहीं पाया तो कहाँ कहाँ उन्होंने लाला जोशी वैद्य के पास जाओ, गौतम वैद्य जो है सोलापुर में थे उनके पास जाओ, इस प्रकार से कानिटकर वैद्य बम्बई में ठाकुर द्वार में, उनके पास जाओ, इस प्रकार से। तो मैं गया, उन्होंने बताया और मैं गया, इस प्रकार से। सभी जगह मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला ही ऐसा भी नहीं है। कानिटकर शास्त्री के यहाँ हम पुड़िया बांध रहे थे, फर्स्ट ईयर में था मैं, कुछ पता नहीं था क्या पुड़ी में क्या होता है और नाम क्या है वगैरह वगैरह। और प्रैक्टिस इतनी बड़ी ज्यादा थी कि उसके सिला अलावा कुछ होता ही नहीं था। वो वहां पे मरीज देखते, मैंने एक भी मरीज देखा नहीं, एक ही मरीज को उन्होंने मुझे बुलाकर दिखाया, सोरियासिस का पेशेंट था, बस इतना ही, मैंने एक ही मरीज देखा उसमें, बाकी हम सिर्फ पुड़िया बांधते रहे, इस प्रकार से। फिर भी मैं मानता हूँ कि ये भी एक सीखने का एक तरीका इस प्रकार का है। गौतम सर के पास यहाँ गए है तो उनका एक कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही इस प्रकार का होता था, उस रोग के सभी द्रव्यों को इकट्ठा करके देते थे, इस प्रकार से रोग की चिकित्सा के हिसाब से, इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है और मणिमहत शास्त्री जोशी के यहाँ ये फिर धातु चिकित्सा, धातु पाचकों का योग वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कुछ था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हमें सीखना है ऐसा अगर हम सोचेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे तो हम सीख पाएंगे। अगर मैंने सीखने के बारे में कोई निश्चय ही नहीं किया है तो बहुत बड़े अच्छे वैद्य के पास रह के भी हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, और छोटे वैद्य से भी अच्छा सीख पाएंगे, उसमें कोई संदेह है इस प्रकार की मग घटना। ते सांगताना तिला विचारलं की मॅच्युरिटीचे लेवल काय धरतात तिथे, तुम्हाला कशात इंटरेस्ट आहे, तर वेगवेगळे वर्कशॉप देतात होते. तर ती जवळजवळ 7वी-8वी असंच म्हटली. आपण तर म्हणतो मुलांना एवढ्या याच्यात मॅच्युरिटी येत नाही, मी मेडिकलला जाऊ का, इकडे जाऊ का, तिकडे जाऊ. तर त्यांना असे खूप पर्याय जर ठेवले तर मला इंटरेस्ट त्यावेळी हे खरंच डेव्हलप होतं का? थोड़ा मुश्किल मामला है। अमेरिका के बारे में कल बताया गया कि 8वीं कक्षा से बहुत सारे चीजों का एक्सपोजर मिल जाता चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कारपेंटरी हो, चाहे रंग का काम हो वगैरह, कुछ भी हो, गार्डनिंग हो, कुछ भी हो, इस प्रकार से। और फिर वहीं से डिसाइड हो जाता है कि उसको आगे क्या करना है, उसकी दिलचस्पी किस में है, और मिनिमम क्रेडिट्स है, कुछ भाषा के है, विज्ञान के है, गणित के है, वो क्रेडिट्स लेने हैं। और बाकी आप जिसमें दिलचस्पी रखते हो उसमें ज्यादा क्रेडिट लेते रहो, उसमें आगे बढ़ जाओ। तो बता रही थी कि 8वीं कक्षा का छात्र है और उसको 11वीं का जो मैथमेटिक्स है वो अच्छी तरीके से करता है, तो उसकी गति मैथमेटिक्स में है, तो ठीक है, उसमें उसको मैथमेटिक्स में काम करने दो। हमारे यहाँ 12वीं होने के बाद बहुत ही संदेहास्पद स्थिति रहती है, क्या करना है। लोग मानते हैं कि डॉक्टर इंजीनियरिंग अच्छा है, तो सभी छात्रों को डॉक्टर इंजीनियरिंग ही करना है, इस प्रकार।
और प्रतिष्ठा जो है वो पैसों पर निर्भर है, ये बड़ी अजीब बात है। मैं मानता हूं कि कोई चमार प्रामाणिकता से काम कर रहा है और उसकी आमदनी कम है, फिर भी अगर वो प्रामाणिक है तो मेरे लिए ज्यादा पूजनीय है। अधर्म से पैसा कमाकर प्रतिष्ठित व्यक्ति पूजनीय नहीं है, इस प्रकार से। Nowadays students take photographs of case papers, so not take history or don't do any work on in panchakarma or other help. It feels like they are doing same great work by just copying, copying. तो ये बात सही है कि सीखना क्या होता है, छोटी छोटी बातों से भी हम सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। विद्यार्थी का मतलब विद्या का याचक है, विद्या को चाहने वाला है। अगर हम विद्या को चाहने वाले हैं तभी विद्या को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हाँ जाते जाते जो कुछ मिल जाएगा वो करेंगे, इस प्रकार से अगर करेंगे तो नहीं होगा इस प्रकार से। इसलिए शुरू में ही छात्रों के साथ बातें होनी चाहिए कि क्या करना है, क्लिनिक में आकर क्या करना है, कैसे सीखना है। तो शायद कुछ छात्र वो कर पाएंगे, सभी छात्र कर पाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ छात्र तो कर पाएंगे। और गुरु ऋण से अनऋणता पाना एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मैं मानता हूं कि मुझ पर बहुत सारे गुरुओं का ऋण है, आयुर्वेद के क्षेत्र में है, संस्कृत के क्षेत्र में है, अध्यात्म के क्षेत्र में है, इस प्रकार से। और इसलिए मैं इसको कर्तव्य मानता हूं कि मैं ये बातें बता दूं ताकि मुझे अनृणता इस प्रकार की प्राप्त हो जाए। अब लेने वाला उतने गंभीरता से लेता है नहीं लेता है अलग बात रहेगी, लेकिन मेरा ऋण तो उतर जाएगा, जो ऋण का बोझ है वो उतर जाएगा। और इसीलिए मैं ओपन हूँ कि जितना भी कहना है मैं कहते रहता हूँ इस प्रकार से। कोई गुप्त बात इस प्रकार की नहीं रखता इस प्रकार से। तो जो भेषज साध्य व्याधि है उनके लिए भेषज कारण नहीं होता, ये बात नहीं होती। ये पुनः आतुराः केवलात् भेषजा त्रुते समुत्तिष्ठन्ते न तेषां संपूर्ण भेषजोपपादनाय समुत्थान विशेषो नास्ति। और जो रोगी भेषज के बिना ही ठीक हो जाते हैं उनको संपूर्ण भेषज लेने की आवश्यकता उतना कारण विशेष नहीं होता है, समुत्थान विशेष नहीं होता है। यथा ही पतितम पुरुषम समर्थम उत्थानाय उत्थापयन पुरुषो बलमस्य उपादध्यात्। कोई आदमी गिरा है और अपने आप खड़े रहने के लिए भी सक्षम है, तो किसी दूसरे की सहायता अगर उसे मिल जाती है तो शक्रतरम अपरिक्लिष्टा वे उत्तिष्ठे, तो तात्काल उठ जाएगा और अपरिक्लिष्ट कुछ तकलीफ न होते हुए इस प्रकार का उठ जाएगा। तद्वत संपूर्ण भेषजोपलम्भात आतुराः। उसी प्रकार से संपूर्ण भेषज अगर प्राप्त हो जाता है, भेषज की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी भेषज प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए ये अच्छा रहता है कि वो तुरंत ठीक हो जाता है, बिना कष्ट बिना सायास इस प्रकार का हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर सवाल का आश्रय जवाब इस प्रकार के दे रहे हैं। ये चातुराः केवलात् भेषजादपि म्रियन्ते न च सर्व एव ते भेषजोपपन्नाः समुत्तिष्ठेरन्। कि ये औषध देने से भी जिन रोगियों की मृत्यु हो जाती है वो उनको सभी भेषज प्राप्त होने पर वो निश्चित रूप से सुधरेंगे या ठीक हो जाएंगे, ये बात नहीं है। नहीं सर्वे व्याधयः भवन्ति उपाय साध्याः, सभी व्याधि उपाय साध्य नहीं होते हैं। न च उपाय साध्यानां व्याधीनां अनुपायन सिद्धिरस्ति। और उपाय साध्य जो व्याधि है उनको उनके अनुपाय से सिद्धि नहीं होती है।
ये जो बहस बीच में हुई थी कि शास्त्र की मर्यादा, इस प्रकार के बारे में बता रहा था। और जहां बताया गया है कि असाध्य है, वो शास्त्र की मर्यादा है, ऐसा उसका कहना था। मैंने कहा ये मूर्खता, ये शास्त्र की मर्यादा कहाँ पे हो गई? कुछ रोगी असाध्य होते हैं, कुछ रोग असाध्य होते हैं, असाध्य होते हैं बस। तो ये शास्त्र की मर्यादा नहीं है। हम शास्त्र से सभी रोगियों को अगर ठीक कर पाएंगे तो कोई मरेगा ही नहीं ना। और फिर ये संसार चलेगा ही नहीं। मृत्यु है, इसीलिए नए नए पीढ़ी आती रहती है, पुरानी पीढ़ी निकल जाती है। अगर मृत्यु नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल होगी। इतने सारे लोगों को कहाँ रखेंगे, कहाँ रहेंगे ये, और उनके लिए खाने का प्रबंध कहाँ से करेंगे? तो मृत्यु होना स्वाभाविक है। रोग से मृत्यु होना अस्वाभाविक है। लेकिन फिर भी अगर रोग की कंडीशन बहुत ही एडवांस्ड इस प्रकार की है और असाध्यता प्राप्त हो गई है, तो मृत्यु होना अनिवार्य है। इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। मैंने काफी मरीजों को ट्रीट करने की कोशिश की है असाध्य अवस्था में, समझते हुए भी कि ये असाध्य है इस प्रकार से। फिर भी कुछ हद तक अगर हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा होता है, कि हमारे लिए एक समाधान होता है। आगे मर जाते हैं ये भी देखा गया है। फिर भी ये मरने वाला ही था, ये पहले से ही मालूम था। असाध्य ही है, ये पहले से ही मालूम था। फिर भी चिकित्सा करनी है नहीं करनी है, ये बात होती है। न च असाध्यानां व्याधिना विशेष समुदायो एवमस्ति। असाध्य व्याधियों के लिए विशेष समुदाय है ही नहीं। भेषज जो है वो साध्य व्याधियों के लिए ही है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ये शास्त्र की मर्यादा बिल्कुल नहीं है इस प्रकार से। नहीं अलम ज्ञानवान विषं मुमुक्षुम आतुरम उत्थापयितुम। मुमूर्षु जो रुग्ण है, मरने की इच्छा रखने वाला जो रुग्ण है, उसको ज्ञानवान इस प्रकार का कोई वैद्य फिर से उठा सकता है, जिंदा कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है, ऐसी बात नहीं होती। वो समर्थ नहीं होता इस प्रकार से। तो परीक्षाकारिणो ही कुशला भवन्ति। परीक्षा करके काम करने वाले जो है वही कुशल इस प्रकार के होते हैं। अगले शनिवार को करेंगे। अभी अगले हफ्ते में तो पूरा होगा। 12 तारीख से आगे एक सप्ताह के लिए विराम लेंगे। दिवाली है तो सभी के घर में त्योहार इस प्रकार का होगा। और 20 तारीख से फिर से शुरू करेंगे। तो 11 तारीख तक तो हर रोज इस प्रकार का सिलसिला चलेगा ये वाचन का। और फिर 12 तारीख से अगले 19 तारीख तो एक सप्ताह के लिए बंद रखेंगे इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। परश्वः